हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स का सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका हेडिंग है एम्पियर सर्कुलेटर लॉ। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि बायट-सवार्ट लॉ का जो नेक्स्ट फॉर्म है एम्पियर सर्कुलेटर लॉ, वो बायट-सवार्ट लॉ में जो हमें दिक्कतें आ रही थी कि हम करंट कैरिंग जो कंडक्टर से उन्हें मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। हमारा एम क्या था, करंट कैरिंग कंडक्टर से हम मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकाल रहे थे। वो हमारे लिए बायट-सवार्ट लॉ के अंदर क्या था, थोड़ा सा मुश्किल था, है ना। तो एम्पियर सर्कुलेटर लॉ क्या कर देगा, वो हमारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी ईजी कर देगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एम्पेरियन लूप, इमेजिनरी लूप डिसाइड करना पड़ेगा। एक लूप लेंगे, इमेजिनरी लूप, जिसको हम बोलते हैं एम्पेरियन लूप। ठीक है, तो एम्पेरियन लूप से हम हमारी जो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो इजी हो जाएगी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आराम से निकाल लेंगे अगर हमें करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है। ठीक है, तो ये किस तरह से, किसके साथ एनालॉजी हम देख सकते हैं, जैसे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात कर रहे थे गोज लॉ की, है ना। तो गोज लॉ में सेम यही तो हो रहा था। गोज लॉ में हम क्या कर रहे थे कि इमेजिनरी क्या ले रहे थे, सरफेस ले रहे थे। तो हम इमेजिनरी सरफेस के अंदर बोल रहे थे कि वो जो टोटल जो चार्ज है, ठीक है, या इमेजिनरी जो सरफेस ले रहे थे, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, गोजियन सरफेस बोला था, है ना। तो गोजियन सरफेस की प्रॉपर्टी यही थी कि उसमें जो जितना टोटल चार्ज होगा वो उसके अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दोगे टोटल फ्लक्स के बराबर आएगा ना। तो गोज लॉ की यही तो प्रॉपर्टी, गोज लॉ इसलिए तो हमारा काम आसान कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। सिमिलरली हमारा एम्पियर सर्कुलेटर लॉ उस एम्पेरियन लूप से हमारा काम आसान कर देगा। वहाँ पे हमने चार्जेस की बात की थी, अब हम लूप के अंदर से पास होने वाले करंट की बात करेंगे। तो किस तरह से यहाँ से जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो हमारे लिए ईजी होगा निकालना। तो एक प्रकार से गोज लॉ और एम्पियर लॉ क्या है, एक दूसरे की एनालॉजी है ना, एक जैसी ही है। जिस तरह से एम्पियर सर्कुलेटर लॉ हमारा क्या करेगा, बायट-सवार्ट लॉ का काम आसान कर देगा, इसी तरह से जो गोज लॉ है हमारा किसका काम आसान किया था, कॉलम्स लॉ का, है ना। कॉलम्स लॉ से गोज लॉ बना, इसलिए ऐसे ही बायट-सवार्ट लॉ से एम्पियर सर्कुलेटर लॉ बना, है ना। तो सेम वही चीज़ है। अब हम डायरेक्ट लॉ देखेंगे, लॉ क्या है, उसके बाद एप्लीकेशंस देखेंगे इसकी कि एप्लीकेशंस में किस तरह से हम लॉ को यूज़ करेंगे। जो अगर हम एम्पिरियल लूप ले, इमेजिनरी लूप ले, जो मैंने यहाँ पे जो ब्लैक कलर के अंदर एक लूप लिया है, इमेजिनरी लूप है, उससे हम क्या करेंगे, एक नंबर ऑफ करंट्स पास कराएंगे। ठीक है, I1 I2 I3। तो यहाँ देख रहे हो I2 की डायरेक्शन अलग है, I1 I3 की डायरेक्शन सेम है। तो नेट करंट यहाँ से कितना पास हो रहा है, I1, जो आई नेट होगा वो कितना पास होगा, I1 प्लस I3 माइनस I2, अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चले, है ना। तो I1 प्लस I3 माइनस I2, ये नेट करंट यहाँ से पास हो रहा है इस एम्पिरियन लूप से। तो जो स्टेटमेंट बोलती है एम्पिरियन सर्कुलेटर लॉ की कि जो नेट करंट पास हो रहा होगा उसको म्यू नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे आप आई से, आई नेट से, है ना। तो कितना होगा, वो होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दैट लूप। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग लूप। कौन सा लूप, एम्पिरियन लूप। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल का मतलब ये हुआ कि जो भी ये करंट कैरिंग वायर्स हैं या करंट कैरिंग जो भी कंडक्टर्स हैं, इनके थ्रू जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो इनके थ्रू इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर, और एम्पिरियन लूप का डीएल वेक्टर हमें पता है कुछ एम्पिरियन लूप के ऊपर ही होगा ये डीएल वेक्टर। ठीक है, तो बी डॉट डी एल का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो इसके पीछे मान लो जनरल थीटा है, तो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, वेक्टर के अंदर देखो तो बी डी एल कोस थीटा, ये जनरल एंगल थीटा है। अब इस टोटल टर्म को क्या करोगे, पूरे इस पे इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। पूरे इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। ठीक है, म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, वैक्यूम की परमेबिलिटी है ना। म्यू नोट में को अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इनटू आई नेट। ठीक है, आई नेट क्या होगा, नेट करंट इससे जो पास हो रहा होगा। ठीक है, इससे देखना काफ़ी सारी जी, अब यहाँ से आप देखने को मिल रहा है कि जो इंटीग्रेशन है वो टफ़ है ना, दिखते ऐसे लग रहा है, लेकिन क्या होगा, जो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होगी हमारे लिए, उसके लिए जो इंटीग्रेशन होगा ये काफ़ी ईजी हो जाएगा, है ना। एक ना एक टर्म्स कॉन्स्टेंट होकर बाहर आ जाएगी यहाँ से, तो वो हम एप्लीकेशन में देखेंगे। तो अगर इसका अपर व्यू देखें तो मैंने यहाँ पे इसका अपर व्यू भी बनाया है इसी चीज़ का, कि जैसे क्योंकि अपर व्यू वाले क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस होंगे उसमें काफ़ी बार अपर व्यू दे देता है हमें। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपर व्यू कुछ इस तरह से होगा। I1 क्या हो रहा होगा, जैसे लॉन्ग वायर है तो I1 का करंट बाहर आ रहा होगा, I2 का अंदर जा रहा है और I3 का बाहर आ रहा है। सिम्बल्स का तो आपको पता ही होगा, ये बाहर की तरफ है, आउटसाइड द पेज है, और ये इनसाइड द पेज है करंट का ना, और ये एम्पिरियन लूप है। तो एम्पिरियन लूप है तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड इन जनरल, ये डी एल, उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, उसको इंटीग्रेट कराओगे तो म्यू नॉट टाइम्स आई नेट आएगा, है ना। तो इस केस में जो आई नेट होगा वो कितना होगा, I1 प्लस I3 माइनस I2, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, जैसे कि आपके पास कुछ इस तरह से वायर हैं, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, ठीक है,
एक वायर कुछ इस तरह से है, ठीक है। सब में क्या कर रहा हूँ मैं, 2 एम्पियर करंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ लूप्स बना रहा हूँ, ठीक है। एक लूप मैंने ये बनाया, ठीक है, इस लूप को मैंने लूप 1 बोल दिया, ठीक है ना। अच्छा, एक लूप मैंने ये बनाया, ठीक है, इसको मैंने लूप 2 बोल दिया, है ना। तो आपको बताना है लूप 1 और लूप 2 से बी डॉट डी एल निकालना है, मतलब लाइन इंटीग्रल। या बोल दे बी डॉट डी एल निकालना है या बोल दे लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो कितना आएगा, लाइन इंटीग्रल निकालना मतलब आपको ये वाली टर्म निकालनी है, तो कितना आएगा देखते ही बताना चाहिए कि अपने को आई नेट इनसाइड वाले से मतलब है। तो लूप 1 के अंदर इनसाइड कितना आ रहा है, तो लूप 1 की बात करें तो इनसाइड आई नेट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। अब अंदर की साइड है तो नेगेटिव ले लो, तो -2a मतलब -2 +2, इसका -2, इसका +2 कैंसिल हो रहे हैं, तो आई नेट कितना आ रहा है लूप 1 से 0। तो फर्स्ट लूप का लाइन इंटीग्रल कितना आएगा 0। सेकंड लूप की बात करें, सेकंड लूप से लाइन इंटीग्रल निकालो, तो लूप 2 के अंदर जो आई नेट आएगा वो कितना आएगा, वो देख लो। 2 एम्पियर 2 एम्पियर अंदर की साइड है तो नेगेटिव, -2 और प्लस कितना 1 +2 सॉरी, है ना। तो ये कैंसिल कितना है -2, है ना। तो लाइन इंटीग्रल यहाँ पे कितना आया, म्यू नोट्स टाइम 2, है ना, 2 म्यू नोट, ठीक है। नेगेटिव का मतलब मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि इस डायरेक्शन के अंदर है ये, ठीक है। नेगेटिव मतलब इनसाइड है, लेकिन आई नेट का मतलब कितना नेट करंट उससे पास हो रहा है, तो उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं होगी, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 म्यू नोट ही करना पड़ेगा इसको। अच्छा, अब इसको अगर पॉजिटिव नेगेटिव अपने को डिसाइड करना हो वो कैसे करेंगे, देखो पॉजिटिव नेगेटिविटी का भी एक रूल है कि हम वो राइट हैंड रूल लगाएंगे, है ना। राइट हैंड रूल हमें पता है कि अगर करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब थंब की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारी फिंगर्स किसकी डायरेक्शन के अंदर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। अगर मान लो मैं लूप का डायरेक्शन ये बना लेता, ये लूप का कुछ इस तरह से डायरेक्शन होता, तो जो भी मेरा ऊपर वाली डायरेक्शन में जो करंट होता उसको मैं रेफरेंस पॉजिटिव लेके चलता। आइए बस समझ में, अगर लूप का डायरेक्शन मेरा ये होता एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरा जो अपर साइड है, अपर की साइड, उसको रेफरेंस मैं पॉजिटिव मान के चलूँगा। तो अगर मैं लूप ऐसा दे देता तो यहाँ पे जो आंसर आता मेरा कितना आता, -2 म्यू नॉट आता। आ रही है बात समझ में। अगर मैं लूप को इस तरह से डायरेक्शन दे देता तो यहाँ -2 म्यू नॉट आता। लूप को अगर अपोजिट डायरेक्शन देता तो यहाँ पे कितना आता, +2 म्यू नॉट आता। रेफरेंस पॉइंट का ध्यान रखना, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो इसका मतलब अपर डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अपर डायरेक्शन के हिसाब से तो ये क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, इसलिए -2 म्यू नॉट आएगा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं और फिर जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। तो अगर हम पहला एप्लीकेशन देखें इन्फाइनाइट वायर के लिए, तो वो तो हमने बायट्स वाट लॉ में भी देखा था। इन्फाइनाइट वायर के लिए हमारा बी कितना आया था, वो आया था हमारा म्यू नॉट आई, अगर उसमें से करंट पास हो रहा है, 2 पाई आर वहाँ से आर पॉइंट डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वायर से उतना आर डिस्टेंस पे, ये आया था, हमें पता है ये चीज़। तो अच्छा, एम्पियर्स लॉ से देखते हैं कि ये चीज़ वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, तो एम्पेरियन अपने को सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एम्पेरियन लूप लेना पड़ेगा, है ना। तो एम्पेरियन लूप कैसे लोगे, आर्बिट्री नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है। तो एम्पेरियन लूप का, क्योंकि हम जितनी एप्लीकेशंस करेंगे एम्पेरियन लूप उसके अंदर एक पर्टिकुलर लेना पड़ेगा। तो आइडियल एम्पेरियन लूप का क्या डेफिनेशन होता है, जिस तरह से हमारा आइडियल गॉसियन सरफेस का एक डेफिनेशन था कि हमारा वो सिमेट्रिकल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, या फिर वो परपेंडिकुलर या पैरेलल होना चाहिए, सेम वही कंडीशंस हैं इसकी एम्पेरियन लूप की। जैसे पहली कंडीशन इसकी क्या है कि ऑन द लूप, ठीक है, बी शुड बी यूनिफॉर्म और 0, ठीक है, कि लूप के ऊपर बी या तो यूनिफॉर्म होना चाहिए या 0 होना चाहिए, मतलब बी इक्वल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ठीक है, फील्ड मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑफ लूप इज़ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन लिखूँ, और पैरेलल, ठीक है, टू द लूप, ठीक है। मतलब लूप के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो भी लूप लेंगे एम्पेरियन लूप हम, उसके हर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस जो जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट हो रही है, ठीक है, जिस कंडक्टर से, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, किसके साथ, लूप के साथ में। जैसे अगर हम एक वायर की बात करें तो वायर में हमारा आइडियल एम्पेरियन लूप कैसा बनना चाहिए, उसमें हमारा सर्कुलर बनना चाहिए। सोच के देखो सर्कुलर क्यों बनेगा,
थोड़ा सोचो सर्कुलर क्यों बनेगा, और सेंटर इसका यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सही नहीं बना, कुछ सेंटर इस तरह से यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो सोचो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर से हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, राइट हैंड रूल से सर्कुलर ही बनेगी। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन रही है। अब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, इस लूप के, ये जो लूप है हमारा, उसके हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। लूप की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है ना। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। और हर लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है ना, कुछ इस तरह से शेप होती है तो इक्वल है। तो ये हमारा क्या है, लूप है, ठीक है, एम्पेरियन लूप। अब क्या है, हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला है हमारा क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अच्छा, आई इनसाइड देख लो, इस लूप के आई इनसाइड कितना है, एक ही वायर है तो आई इनसाइड तो आई होगा। तो ये तो इजी हो गया हमारे, म्यू नॉट आई हो गया। इस साइड क्या आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, बी डॉट डी एल इंटू कोस थीटा, है ना। अब क्या है, बी भी एक ही लाइन में है और एल भी सेम लाइन में है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बी और एल के बीच में 0, है ना। तो कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये टर्म तो होगी 1, बी डॉट डी एल। अब क्या है, बी इसके हर पॉइंट पे क्या है, इक्वल ही है ना। तो बी कांस्टेंट है, बी को बाहर लेके आ सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन होगा बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब डी एल का कंप्लीट इस लेंथ में इंटीग्रेशन करोगे आर रेडियस के ऊपर, स्मॉल आर, तो कितना आएगा 2 पाई आर, है ना। इसका जो पेरीमीटर है कितना 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आएगा, आर डिस्टेंस पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वही हमारा निकल के आया था जो बायट-सवार्ट लॉ के अंदर आया था। तो वही एप्लीकेशन से यही समझाना था कि ये दोनों, ये चीज़ वैलिड करेगी, इजी कर दिया हमारे लिए। अगर बायट-सवार्ट लॉ लगा के देखोगे तो ये मुश्किल होगा हमारे लिए। अब आगे जो भी एप्लीकेशन है वो देखेंगे तो देखेंगे कि हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा। अब इस पे न्यूमेरिकल देखोगे अगर सिंगल वायर के लिए, तो मैंने पहले जो वीडियो थी उसमें स्ट्रेट वायर के लिए काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं ना। जैसे मैंने स्ट्रेट वायर को दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर देके उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया, अपोजिट डायरेक्शन देके, ठीक है, स्ट्रेट वायर के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया, ठीक है। तो इसके जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कर लिए थे। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं, वो है लॉन्ग होलो सिलेंडर के लिए। लॉन्ग का मतलब है इन्फाइनाइटी ले लिया एक प्रकार से। तो इन्फाइनाइट होलो सिलेंडर के लिए, लॉन्ग होलो सिलेंडर के लिए हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो इसका शेप देख रहे हो वायर की तरह ही है, लेकिन वो वायर को क्या कर दिया, होलो कर दिया अंदर से। तो अब जो करंट फ्लो करेगा बाहर वाले सरफेस पे फ्लो करेगा। तो जो बाहर वाला सरफेस है वहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है ना। तो टोटल करंट बाहर वाले सरफेस से कितना है, आई, और अंदर के साइड में कितना करंट, 0। ये बात समझ में आ गई। अब क्या, इसका रेडियस कितना है सिलेंडर का, आर रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस है, ठीक है। अब देखो कि मैग्नेटिक जो फील्ड है हम 2 रीजन में निकाल सकते हैं, या तो इस सिलेंडर के इनसाइड के अंदर या आउटसाइड के अंदर। तो इसका जो, अगर हम अपर व्यू देखें, इस सिलेंडर का अपर व्यू देखें तो किस तरह से होगा, इसका अपर व्यू देखें तो कुछ इस तरह से ही होगा, ठीक है। बिल्कुल सर्कुलर होगा ना, सिलेंड्रिकल नहीं होगा, बिल्कुल सर्कुलर जो होगा इसका अपर व्यू होगा, बिल्कुल सर्कुलर होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। और उसकी रेडियस कितनी होगी, आर, है ना। तो अब देखो 2 रीजन्स बना सकते हैं, ठीक है। एक तो इसका इनसाइड वाला रीजन और एक आउटसाइड वाला रीजन, है ना। तो एक बार इनसाइड की बात करेंगे, एक बार आउटसाइड की बात करेंगे। तो पहला नंबर केस ले लेते हैं जब हम इसके इनसाइड की बात करेंगे। तो इनसाइड वाले पॉइंट्स पे हमें क्या निकालना है, क्योंकि करंट इससे पास हो रहा है। अगर मान लो इसमें से करंट क्या हो रहा है, आई पास हो रहा है, तो अगर अपर व्यू देखें तो करंट किस तरह से शो करेंगे, इस तरह से तो शो करेंगे। हाँ, इंडिविजुअल करंट नहीं पता, लेकिन टोटल करंट जो पास हो रहा है वो आई करंट पास हो रहा है ऊपर की साइड में, है ना। तो अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें। तो 2 रीजन बनाना था, पहले केस में हमें इनसाइड वाला रीजन लेना है। तो एम्पेरियन लूप बनेगा वो सिमेट्रिकल कैसे बनेगा, इस तरह से सर्कुलर बनेगा, ठीक है। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 था, ठीक है। केस 2 में क्या करना पड़ेगा, ये हमारा क्या सिलेंडर है आर रेडियस का, ठीक है, और जो हमारा करंट पास हो रहा था वो ये हो रहा था आई करंट। तो दूसरे केस में जो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उस सिलेंडर के बाहर निकालना है। तो बाहर वाला एम्पेरियन लूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एम्पेरियन लूप की रेडियस स्मॉल आर मान लो, ठीक है, अलग अलग केस के अंदर, ठीक है। एक बार ये केस कंसिडर करेंगे, एक बार ये केस कंसिडर करेंगे। यहाँ मैं शो करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, पहला एम्पेरियन लूप ये है, इसको मैं लूप 1 बोल देता हूँ, और ये लूप 2 है, ठीक है। तो ये लूप 1 ऐसा बनेगा और लूप 2 कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से लूप 2 बनेगा, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ठीक है, ये लूप 1, ये लूप 2, ठीक है। तो
जो अपर व्यू है कुछ इस तरह से दिखेगा हमें, ठीक है। अब क्या है इस लूप 1 के अंदर, ठीक है, अब इस लूप 1 से करंट कितना पास हो रहा है, क्योंकि सारा करंट तो बाहर से ही पास हो रहा है, तो आई नेट यहाँ कितना आएगा, देखते ही बता दो 0। और यहाँ आई नेट कितना आएगा, क्योंकि लूप इस लूप के अंदर वाला करंट तो वो तो आई है, हमें पता ही है, तो आई नेट आई होगा। तो यहाँ से जो अब इंटीग्रेशन लगाएंगे बी डॉट डी एल म्यू नोट टाइम्स आई नेट कितना है 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर बी इसके इस एम्पियर लूप पे कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर इंटू बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आएगी 0। सिमिलरली यहाँ देखोगे कितना आएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, क्योंकि आई नेट की वैल्यू आई है, इंटीग्रेट करो, ठीक है। और देखो कि जो बी की और डी एल की वैल्यू की एंगल कितना बन रहा है 0 ही बन रहा है यहाँ पे भी देखो, क्योंकि ऐसा अगर क्योंकि इसको एक वायर की तरह ही मानो, ठीक है, तो वायर की तरह ही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, सर्कुलर ही बनेगी इस तरह से ही, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और डी एल वैक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 है, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये बी डॉट डी एल हो जाएगा, और बी सब में कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, जैसा अपने वायर के केस में किया था वैसे ही हो जाएगा। तो डी एल कितना आ जाएगा 2 पाई आर, जिसको आर रेडियस मानी है, म्यू नॉट आई, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये सिमिलर लॉन्ग इन्फाइनाइट वायर वाला था केस, उसका जैसा ही है, सेम ही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बी 0 इनसाइड के अंदर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके दो रीजन्स बनाए, इनसाइड और आउटसाइड। अच्छा ऑन द सरफेस कितना आएगा, ऑन द सरफेस कितना आएगा, इसी पे क्या करो, स्मॉल आर की वैल्यू क्या कर दो, कैपिटल आर कर दो, है ना। स्मॉल आर की वैल्यू अगर कैपिटल के आर के बराबर हो जाएगी तो ऑन द सरफेस आ जाएगा, तो बी ऑन सरफेस कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, है ना। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा बनाएंगे, बी का आर के साथ, स्मॉल आर के साथ में कैसा ग्राफ बनेगा कि हमारा इसमें एक ट्रांजिशन पॉइंट आएगा इसके सरफेस के ऊपर, तो सरफेस की वैल्यू कितनी है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अच्छा सरफेस पे वैल्यू कितनी आ रही है बी की, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, हमारा गिवन है, तो कितना है ये वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर के बाद बढ़ेंगे तो बाहर जाएंगे आर से, तो ये धीरे धीरे किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन आर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के, है ना। तो इसके बाद तो क्या होगा 1 अपॉन आर वेरिएशन दिखेगा हमें, ठीक है, और इससे पहले क्या दिखेगा बी 0 है, तो इस एरिया में 0 दिखेगा। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा इसका, यहाँ पे वेरिएशन है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, यहाँ बी 0 है, और इस सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर है ना। कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा इसका, लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो बनेगा कंडक्टर हमारा, उसमें से अगर करंट आई पास हो रहा है तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। इनसाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है, और आउटसाइड के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के साथ में वेरिएशन, ठीक है। अच्छा लॉन्ग वायर, इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर का कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट काट दो, अभी इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर का केस आ जाएगा ना। अच्छा इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 3 देख लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, थिक वायर बोल सकते हैं उसको, या फिर लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर बोल सकते हैं। पिछला होलो सिलेंडर की बात की थी, अब सिलेंडर को कर देंगे फिल कर देंगे मटेरियल से, तो पूरा करंट उस इनसाइड में भी फुल फ्लो करेगा, पूरा करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे केस में जहाँ कंडक्टर में फुल करंट पास कर रहा है, थिक वायर की बात करें जिसकी रेडियस आ रहा है, तो उस केसेस में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है, जिसको जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी बार यूज होगा, ठीक है, और काफ़ी जगह फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, टोटल करंट अपॉन एरिया, ठीक है। तो करंट पर यूनिट एरिया को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। जितने एरिया से जितना करंट पास हो रहा है, मान लो आई करंट इस एरिया से ए से पास हो रहा है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल करंट अपॉन एरिया, ठीक है, आई अपॉन ए, है ना। तो जिस तरह से करंट की एक डायरेक्शन है, तो इसी जो करंट डेंसिटी है उसकी भी एक डायरेक्शन है ना। अच्छा मैंने ये टर्म क्यों यूज़ की, अभी आपको पता लगेगा मैंने ये टर्म क्यों यूज़ की, कि इसके अंदर मेरे को भी 2 केस लेने पड़ेंगे, है ना। कैसा, एक लूप मेरे को ये लेना पड़ेगा लूप 1, और एक लूप मेरे को बाहर वाला लेना पड़ेगा लूप 2, जैसा मैंने पिछले एप्लीकेशन में देखा था। तो मेरा जो पहला केस था, इनसाइड की बात की थी मैंने, तो पहला केस इनसाइड है, इसका मतलब इसका जो स्मॉल आर है वो क्या है, इस कैपिटल आर से कम है। दूसरा केस मेरा आउटसाइड का केस था, उसके केस में मेरा स्मॉल आर है जो लूप का, वो मेरा ग्रेटर देन कैपिटल आर था,
ठीक है। ये सेम वैसे ही हैं दोनों केसेस जो पिछले एप्लीकेशंस में थे। अब क्या है, इसका अपर व्यू देखेंगे अगर हम, तो अपर व्यू कैसा दिखेगा, इसमें जैसे मेरा ये सिलेंडर है, इसमें ये है, तो मेरे को यहाँ पे जो लूप लेना पड़ेगा वो ये लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जो लूप लेना पड़ेगा मेरे को ये लेना पड़ेगा। इस लूप की रेडियस r ले ली और इसकी भी r ले ली। ये लूप मेरा कौन सा है 1, और ये मेरा लूप कौन सा है 2, ठीक है। अब क्या है, अब देखो कि लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, इस लूप में से कितना करंट पास हो रहा है, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो ये हमारे लिए, क्योंकि इस लूप से कितना करंट पास हो रहा है, क्योंकि वो तो हम बता देंगे कि जो ये वाला सॉलिड सिलेंडर है उसे टोटल आई करंट पास हो रहा है ना। इस टोटल सिलेंडर से तो आई करंट पास हो रहा है, तो इस बता देंगे लूप 2 से जो करंट आई नेट आया वो तो हमने बोल दिया डायरेक्ट आई है, ये चीज़ तो हमारी ठीक है। लेकिन इसमें कैसे बताओगे कि अगर पूरे इस सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर से अगर आई करंट पास हो रहा है तो इस छोटे लूप से कितना करंट पास हो रहा है, वो कैसे निकालोगे? वो निकालने के लिए हमें करंट डेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो करंट डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है कि इस टोटल होल पूरे सिलेंडर के अंदर जो करंट डेंसिटी है हर पॉइंट के ऊपर वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। कितना भी एरिया ले लो, पूरा एरिया ले लो, कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन एरिया ले लो, हर फ्रैक्शन एरिया के अंदर जो करंट डेंसिटी है वो सेम रहेगी। मतलब इस टोटल लूप की जो करंट डेंसिटी है वो इस लूप के साथ करंट डेंसिटी इक्वल होगी। तो जे इसकी टोटल है वो इस जे लूप के साथ भी इक्वल होगी। तो जे टोटल कितना है, टोटल करंट कितना पास हो रहा था, आई करंट पास हो रहा था, और एरिया टोटल कितना है हमारा पाई आर स्क्वायर, यही था। टोटल करंट आई किससे पास हो रहा था, पाई आर स्क्वायर से हो रहा था। ये करंट डेंसिटी किसके इक्वल है, हमारी लूप वाली करंट डेंसिटी के इक्वल है ना। तो लूप के अंदर अब करंट कितना पास हो रहा है, मान लो लूप के अंदर से आई डैश करंट पास हो रहा है, इस लूप से आई डैश करंट पास हो रहा है, क्योंकि पूरा करंट तो पास नहीं हो रहा है इस करंट से, तो आई डैश पास हो रहा है। और इस लूप का एरिया कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जो आई डैश निकल के आया वो कितना निकल के आया हमारा, टोटल करंट आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर स्क्वायर। चाहो तो इस टर्म को याद कर लो या फिर जे वाले कंसेप्ट से देख लो। तो हमारा मोटो यही था कि हमें आई डैश निकालना था, जो आई इस लूप के इनसाइड के अंदर है। तो आई नेट यहाँ से कितना आया हमारा आई डैश, है ना। तो आई डैश की वैल्यू कितनी आई, आई इंटू आर स्क्वायर पर आर स्क्वायर। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ लगा देंगे, बी डॉट डी एल, है ना, म्यू नोट आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज मतलब आई डैश, है ना। तो बी डॉट डी एल का सेम, इसमें बी डॉट डी एल जीरो एंगल बन रहा है तो कोस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर साइन हट जाएंगे, बी यहाँ पे कांस्टेंट है तो बी को बाहर ले आओ, ठीक है। इस पे के ऊपर बी कांस्टेंट आएगा हर फीस के ऊपर, ठीक है। तो बी बाहर आ जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई आर आएगा, तो कितना आएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, और यहाँ पे कितना है म्यू नॉट आई डैश, और आई डैश की वैल्यू ये पुट कर दो आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो बी निकल के आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। यहाँ देख रहे हो कि ये कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, वेरिएशन किसके ऊपर है, स्मॉल आर के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। मतलब इनसाइड के अंदर, इस सिलेंडर के इनसाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड वाले तो पुराना ही केस बन जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पे आई की इक्वल ही है, टोटल आई की इक्वल। तो कितना आएगा यहाँ से, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। तो बी यहाँ से कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सिमिलरली जो इन्फाइनाइट वायर वाला केस था, है ना, इन्फाइनाइट होलो कंडक्टर के बाहर का जो केस था, तो सेम वही आ रहा है। यहाँ चेंज आया इनसाइड के अंदर, इनसाइड में यहाँ क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ ग्राफ बनाना चाहो तो कैसा बनेगा, बी कोरस्पॉन्डिंग आर का, ये बी है, ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर पे कुछ एक अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। इनसाइड के अंदर तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो पिछले होलो कंडक्टर में इनसाइड में क्या था, 0 था, लेकिन अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। और यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो वेरिएशन था वो सेम ही है यहाँ पे, तो कि 1/r वेरिएशन है, यहाँ 1/r वेरिएशन है, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वेरिएशन है ना। और इस पॉइंट पे कितना आएगा, जो सरफेस है इस पे कितना आएगा, चाहे यहाँ वैल्यू पुट कर दो आर इज इक्वल टू आर, मतलब सरफेस पे कितना आएगा, सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दो, ठीक है। चाहे वो आप यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, दोनों फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आपका सेम ही आना है। कितना आना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये वाली वैल्यू जो पिछले केस में आई थी। देख लो, चाहे यहाँ पुट कर दो, स्मॉल आर की कैपिटल आर वैल्यू पुट करोगे तो यही आएगा, यहाँ पुट कर दो तो भी यही आएगा, ठीक है। मतलब बाउंड्री कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, इस प्रॉब्लम से हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो हमने अभी तक दोनों एप्लीकेशंस, पिछली दोनों एप्लीकेशन देखी सिलेंडरिकल की, उन दोनों की, ठीक है।
तो अगर हमें कुछ इस तरह से कोएक्सियल केबल्स दे रखी है, तो कोएक्सियल केबल्स जो जैसे अगर हम देखेंगे टीवी कनेक्शन से, उनके अंदर हमारी कोएक्सियल केबल्स होती है। तो इसके अंदर हमारी कुछ इस तरह से कोएक्सियल केबल दे रखी है कि सेंटर के अंदर तो हमारा जो सॉलिड वायर है उसके जैसे केस बनेगा, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है वो खाली है, होलो है। उसके बाद में एक दोबारा क्या है, कुछ दोबारा केबल है, ठीक है, मटेरियल है, तो वो सॉलिड मटेरियल है। अब रेडियस क्या दे रखी है, इसका रेडियस ए दे रखा है, इसका बी दे रखा है और इसका सी दे रखा है, क्योंकि 3 सर्कल बन रहे हैं यहाँ पे। तो करंट यहाँ से क्या पास हो रहा है, जो सेंटर वाला पोर्शन है उससे आई करंट पास हो रहा है ऊपर की साइड में, ठीक है, और जो ये वाला बाहर है उसके के अंदर टोटल करंट आई पास हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये नेट करंट की बात कर रहे हैं ना। जैसे अगर इसकी देखें, अगर साइड व्यू देखें इसका केबल का, तो कुछ इस तरह से है, ये अपर व्यू था इसका। तो मतलब इसके अंदर जो करंट पास हो रहा था सेंटर से, वो करंट क्या पास हो रहा था ऊपर की साइड में आई करंट, और इससे जो करंट पास हो रहा है वो नीचे की साइड करंट पास हो रहा है आई, है ना। कुछ इस तरह से ही है। इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है और बाहर वाले की रेडियस सी है। कुछ इस तरह से है। अब देखो कि हमें पॉइंट ओ एम एन पी, ओ सेंटर पे है, एम इसके अंदर है, एन यहाँ है, पी यहाँ पे है। आर्बिट्री पॉइंट ये भी लेंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेंटर पे तो दिख रहा है कि वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होगी, है ना। तो पहला केस तो जीरो ही होगा, डायरेक्ट देखते ही बोल सकते हैं, बिना लॉ के भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके इनसाइड के अंदर जो नेट करंट पास हो रहा है वो जीरो है। इसका मतलब वहाँ से क्या है, क्योंकि पॉइंट ही तो है, पॉइंट से करंट कितना पास हो रहा है वहाँ से। पॉइंट से अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड भी देखें, ठीक है, तो उस पॉइंट से वायर के जो अलोंग भी देखते हैं हम बिल्कुल, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। अब एम एन पी 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, वहाँ पे कैसे निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड हमारी। अच्छा, अगर एम की बात करें, ठीक है, तो एम के लिए क्या करेंगे, तो एम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाली है वहाँ पे क्या करेंगे, लूप बनाना पड़ेगा उसी रेडियस का। तो अब क्या क्या करेंगे, जैसे अंदर वाला जो हमारा केबल था, ठीक है, अंदर वाला जो केबल है हमारा कुछ इस तरह से है, कुछ देखेंगे। तो हमें क्या इस पॉइंट पे निकालना है ना। तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक लूप एज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है। तो उस लूप को हमने क्या बोल दिया, एम्पेरियन लूप बोल दिया, है ना। तो अब देखो ये केस कौन सा बन गया, ये केस बन गया हमारा सॉलिड वायर के अंदर वाला पॉइंट जो आर डिस्टेंस पे था, यही तो केस बन गया। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कितना, अगर इस सॉलिड वायर से करंट आई पास हो रहा है, टोटल से आई हो रहा है ना, तो अंदर वाला केस हमें पता है कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, जो इसका अगर रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे स्मॉल आर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉलिड स्फीयर का यही तो था इस तरह से। तो ये जो इनसाइड वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला आया हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कैपिटल आर की वैल्यू क्या है हमारी, ए है ना। तो कितना आएगा आंसर इसका, म्यू नॉट आई अपॉन आर 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा आया फॉर्मूला, ठीक है। तो हम चाहे डायरेक्ट डेरिवेशन भी कर सकते हैं इसका, लेकिन हमें रिजल्ट पता था तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि कुछ इस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा। एम पॉइंट पे निकल गया तो ये बी एट एम पॉइंट है, ठीक है, मतलब किसी आर्बिट्री आर डिस्टेंस के ऊपर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एम इनसाइड के अंदर जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा। अब एन पॉइंट का है क्या है, इसके इस खाली स्पेस के अंदर है। तो एम एन पॉइंट पे अगर हम एम्पेरियन लूप बनाएं, ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो इस एन के अंदर के वाला पॉइंट क्या है, अंदर वाला तो यही है। एम्पेरियन लूप क्या बनेगा, एम्पेरियन लूप इसके बाहर बनेगा, ठीक है। अब वाला केस कौन सा बन गया, इसके बाहर वाला केस, बाहर वाला केस किसी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, और फॉर्मूला क्या है इसका बी का, म्यू नॉट आई, जो टोटल आई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अपॉन 2 पाई, और ये जो वाली डिस्टेंस है जो एम्पेरियन लूप की जो हमने डिस्टेंस ली है स्मॉल आर ली है, कितने आएंगे 2 पाई आर, है ना। तो ये तो सेम ही रहेगा इसका, ठीक है, क्योंकि आर वेरिएबल है यहाँ पे, यहाँ भी आर वेरिएबल थी, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है, यहाँ क्या आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड निकल गई कौन से पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जो पॉइंट है उसी के ऊपर लूप लेना है, क्योंकि लूप हमने यहाँ लिया है। अब समझ में आ रहा है, ये वाला लूप है हमारा, एन पॉइंट था इसके ऊपर, इस लूप के ऊपर ही कोई एन पॉइंट है हमारा, तो ये बी एट एन निकल के आ गया हमारा, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अच्छा, इन दोनों केसेस में हमने बाहर वाला क्यों नहीं कंसिडर किया, ये वाला कंसिडर क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि इस लूप के अंदर तो हमें करंट अंदर का कंसिडर करना है। तो अंदर वाला तो यही पार्ट, ये वाला पार्ट है, अंदर वाला यही वाला पार्ट, बस बाहर वाले का हमें कंसिडर करना ही नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पी पॉइंट पे निकालना है, तो पी पॉइंट के अंदर क्या है, दोनों आ रहे हैं, तो दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर हम दोनों कंसिडर करें तो ये आएगा, और दूसरा केस क्या आएगा, ये आएगा। तो अब कोई बच्चा सोचेगा कि मैं इसमें सॉलिड वाला और होलो वाला दोनों का इकट्ठा फॉर्मूला यूज़ कर दूँ, नहीं, वैसा ही नहीं यूज़ करना, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो सिमिलरली क्या करोगे, इस पॉइंट पे क्या करोगे, एम्पियरन लूप बना लोगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियरन लूप हो जाएगा। अब देखो कि एम्पियरन लूप के अंदर म्यू इनसाइड कितना, आई नेट कितना आ रहा है,
तो आई नेट तो यहाँ जीरो आ रहा है, देखो कि क्यों आ रहा है जीरो, क्योंकि यहाँ से करंट आई बाहर आ रहा था और यहाँ करंट आई अंदर जा रहा था, है ना। तो ये वही वाला केस बन गया, अगर ये लूप है, आई करंट बाहर आ रहा है, आई करंट अंदर जा रहा है, तो नेट आई कितना होगा, जीरो होगा। तो नेट आई जीरो होगा तो बी कितना होगा, जीरो होगा। तो बी एट पॉइंट पी कितना होगा, जीरो होगा। ग्राफ बना लो इसका, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता है, बी और आर का ग्राफ बनाना है ना हमें। तो हमें जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, ए है, ठीक है, ये सेंटर है, ये क्या है हमारा बी है, और ये हमारा क्या है सी है ना। अच्छा सी से, क्योंकि ये वाला सी है पॉइंट, ये हमारा बी है, सी से बाहर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये तो जीरो आएगा हमारा, जीरो आया। अच्छा ए और बी के बीच में हमारा कौन सा पॉइंट था, एन पॉइंट था, तो एन पॉइंट पे हमने निकाला, एन पॉइंट पे कितना वेरिएशन आ रहा है, एन पॉइंट पे हमारा 1/r, तो यहाँ वेरिएशन तो आएगा 1/r, ये 1/r वेरिएशन है, ठीक है। अच्छा जीरो से ए के बीच में ये वाला पॉइंट था, और यहाँ कौन सा वेरिएशन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ वेरिएशन आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसके बाद वेरिएशन आया ये। अच्छा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वेरिएशन में दिक्कत आएगी, क्या वेरिएशन आएगा सोचो, ठीक है। ये होमवर्क प्रॉब्लम ही आपकी, कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मेरे को ग्राफ बताओ कंटिन्यूस, कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ग्राफ क्या आएगा, ठीक है। क्या वो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या वो ऐसी तरह से कर्व आएगा, या फिर ये कंटिन्यूस के अंदर ही इकट्ठा इस तरह से पूरा इकट्ठा ही बनेगा। तो ये वाला पॉइंट है बी और सी का, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है कि ये क्या आएगा, ठीक है। निकाल के भी देख सकते हैं कि बी और सी पॉइंट के बीच में हमारा क्या आएगा। किस तरह से निकालोगे, सिंपल सी बात, यहाँ क्या करोगे, एक एम्पिरियन लूप ले लोगे, एक आर्बिट्री पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना है हमें, आर्बिट्री पॉइंट मान लो एक्स है वो, तो इस एक्स क्या होगा इस एम्पिरियल लूप का। तो अब एम्पिरियल लूप के अंदर आई इनसाइड कितना होगा, आई नेट। अब आई नेट होगा हमारा, क्योंकि ये आई तो कंप्लीट आएगा आई, है ना। ये कितना आएगा, ये अब क्या करेगा, ये इसके अपोज है, तो ये नेगेटिव साइन आएगा, प्लस नहीं आएगा, ध्यान रखना, आई माइनस, है ना, आई माइनस समथिंग आएगा, मतलब जो भी टर्म आएगी हमारी इससे तो कम ही होगी, इस कंट्रीब्यूशन से तो कम ही होगी, है ना। तो अब एक चीज़ हो रहा है, माइनस आएगा तो यहाँ क्या टर्म आएगी, और आई माइनस ये वाला करंट, जो ये वाला करंट है, जो इस लूप के अंदर वाला जो मटेरियल है ना, इसका करंट कैसे निकालोगे, इसका करंट, वही डेंसिटी वाला कंसेप्ट, किस तरह से निकाल सकते हो इस लूप के अंदर वाला करंट। हमें अगर ये टोटल लूप ये वाला करंट पता है और हमें अंदर वाला निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, सोचो। ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर मान लो इस करंट, इस अंदर वाले लूप, इस लूप के अंदर वाला पार्ट है जो ये वाला, इससे करंट आई डैश पास हो रहा है, तो आई डैश अपॉन ये वाला एरिया, एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, पाई, ये वाली कितनी है डिस्टेंस, आर है ना, स्मॉल आर स्क्वेयर माइनस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, बी, समझ रहे हो। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई बी स्क्वेयर, ये तो लिख सकते हैं। मतलब टोटल एरिया इस लूप का माइनस ये वाला जो खाली एरिया वो को कर दोगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा। तो इस एरिया टोटल अपॉन ऊपर क्या था, टोटल करंट, तो ये डेंसिटी होगी इसकी, ठीक है। अच्छा ये करंट डेंसिटी किसके इक्वल है, इस टोटल जो इससे पास हो रही है उसकी करंट डेंसिटी के इक्वल हो रही है। तो इससे करंट कितना पास हो रहा था, आई हो रहा था, आई अपॉन कितना, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई, अगर ये वाली सी है तो सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई डैश निकल जाएगा हमारा। तो आई डैश की जो वैल्यू है वो यहीं पुट करनी है, माइनस आई डैश जो किया था हमने, तो यहाँ पुट कर दोगे आई डैश, ठीक है। वहाँ से ये होमवर्क प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पार्ट मेरे को निकाल के आप देखना कि यहाँ से बी कितना आ रहा है इस पार्ट के अंदर, मतलब इस इनसाइड के अंदर जो बी कितना आ रहा है हमारा, वो बी आएगा, उसका वेरिएशन आप इसको फिल करना ग्राफ को, वो किस तरह से फिल होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। तो एक सिलेंडर का प्रॉब्लम और देख लेते हैं कि हमें कुछ इस तरह से सिलेंडर गिवन है, सॉलिड सिलेंडर, और इसके एक इस तरह से एक छोटा सा हमने इसके अंदर होल कर दिया। अब वो हमें दिख तो कुछ इस तरह से रहा है, ठीक है, तो क्योंकि हमें ये अपर व्यू है, अगर इसका हम साइड व्यू देखें तो कुछ इस तरह से टोटल सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उसके क्या हुआ, इस पार्ट में हमने होल कर दिया, ठीक है। तो ये बाहर वाला पार्ट है वो तो सॉलिड है और अंदर वाला क्या है, होल है, ठीक है। अच्छा अब होल का रेडियस कितना है, बी रेडियस का होल है, और ए रेडियस का क्या है, टोटल ये सिलेंडर है, ये इसका ए रेडियस है और इसका बी रेडियस का होल है। और जो इस होल का जो सेंटर है उसके सिलेंडर के सेंटर से कितना है, वायर के सिलेंडर से सी डिस्टेंस पे है। तो इसमें तीन वेरिएबल है, ए बी और सी, मतलब तीन कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है ए बी सी, है ना। तो ए इस वायर का सिलेंडर है, बी इस होल का सिलेंडर है, और सी क्या है, उस होल की डिस्टेंस है इस वायर के सेंटर से, ठीक है। ये इन्फानाइट है पूरा, अगर देखें तो ये इन्फानाइट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
बी का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें सेंटर ऑफ होल, इस होल का जो सेंटर है, जो अगर हम साइड से देखें तो एक पूरा क्या है, एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस बी पे। तो कैसे निकालेंगे, तो सोचो इसको हम किस तरह से निकालना है। तो क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ, जो भी हमारा ये है होल है, ठीक है, इस पर हमें मैग्नेटिक, तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे एम्पेरियन लूप ले लूँ कुछ इस तरह से, तो क्या हमारा काम इजी हो सकता है। सोचो अगर मैं एम्पेरियन लूप ले लूँ यहाँ पे, क्या मेरा काम इजी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, अब मेरे को आई नेट निकालना पड़ेगा, तो मेरे को ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। और मैं कैसे निकालूँ ये एरिया, ये वाला इतना एरिया, जिससे मेरे को ये वाला करंट माइनस करना पड़े, ये कैसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल कॉन्फ़िगरेशन को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये दो पार्ट से बना है। एक तो ये कंप्लीट जो करंट, मान लो इसमें टोटल करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा था, ठीक है, ये गिवन है हमें कि आई करंट अपर साइड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, है ना। तो एज्यूम कर लेते हैं एक टोटल सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, जिसके अंदर जो करंट है वो ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसमें से इतना पार्ट घटाया, है ना, घटाया था। अब घटाने वाले पार्ट को क्या करूँगा, पहले फिल कर दो, ठीक है। तो पहले फिल कर दोगे तो पूरा सिलेंडर बन जाएगा। अब क्या करो, घटाने वाला पार्ट क्या कर दो, इसमें से निकाल लो, है ना। तो मतलब इसलिए दो पार्ट से बना है, ठीक है। जो ये छोटा वाला पार्ट है, इससे करंट क्या कर दो, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करा दो, ठीक है। सोच सकते हो इस तरह से। जो ये अब ये क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड में क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, नेगेटिव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ करंट ऊपर डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो यही कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। ये सोचना पड़ेगा आपको कि अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे जाके ऐड कर दूँ, मान लो इस पार्ट को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो यही नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इस ऊपर वाले करंट को, ये नेगेटिव वाला करंट इस एरिया में क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो सेम यही कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा मेरा, मतलब कंप्लीट सॉलिड करंट जिसमें करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, और एक कंप्लीट उतना होल जिसमें करंट नीचे की साइड फ्लो कर रहा है, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो यही पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। मतलब इतने एरिया में जो करंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, मतलब इस एरिया में जो करंट है वो जीरो है। यही तो बन गया, मतलब इस एरिया में करंट क्या, इस एरिया के अंदर जो हमारा नेट करंट है वो जीरो ही आ रहा है। तो यही सेम केस बन गया हमारा। तो हम दोनों को अलग अलग डील करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एम्पेरियन लूप लिया था हमने, अब एम्पेरियन लूप हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हमें कितने डिस्टेंस पे एम्पेरियन लूप लेना है, क्योंकि ये जो सेंटर था इसका, इस पार्ट का सेंटर था, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे था, सी पे था, तो सी रेडियस का एम्पेरियन लूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ काम करो, सी रेडियस का एम्पेरियन लूप ले लो, जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और यहाँ पे जो पॉइंट कौन सा था एम्पेरियन लूप निकालना था, वो इसका सेंटर ही था। तो इस सेंटर पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो हमें तो पता है सॉलिड के जो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जो हमारा, क्योंकि सॉलिड वायर है उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कंट्रीब्यूशन यहाँ से हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो, क्योंकि वायर के कंसाइड वाला पॉइंट पे जीरो ही आता है। तो ये वाला केस तो हो गया जीरो। अब हमें इस पे निकालना है, इस एम्पेरियन लूप पे। अच्छा, तो वही कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे हम कि करंट डेंसिटी वाला। अब देखो करंट डेंसिटी वाला कैसे लगाना है, कि करंट डेंसिटी इक्वल होगी, अब किन दो पार्ट्स की इक्वल होगी करंट डेंसिटी, ठीक है। जो पार्ट हमने लिया है इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट डेंसिटी, वो इसकी करंट डेंसिटी के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी यहाँ से निकालेंगे, करंट डेंसिटी कितना आएगा इस पार्ट का, क्योंकि अगर मान लो इससे जो करंट डेंसिटी है वो जे आ रहा है, जे डैश आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जे डैश है, ठीक है, करंट डेंसिटी वो इसकी जे डेंसिटी से इक्वल है ना। अब देखो जे डेंसिटी, अब हमें कौन सा करंट निकालना है, इस एम्पीयर लूप के अंदर का करंट निकालना है, इसी से मतलब है। तो ये वाला पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट जो इससे पास हो रहा है इसको बोल दो आई डैश, है ना। तो आई डैश पास हो रहा है, और कितने एरिया से पास हो रहा है, पाई सी स्क्वायर, इस एरिया से पास हो रहा है, इज इक्वल टू ये वाली करंट डेंसिटी निकालो। ये वाली करंट डेंसिटी कितनी आएगी, टोटल करंट आई, जो पहले करंट क्या हो रहा था, आई पास हो रहा था, आई डिवाइडेड बाय में, क्योंकि क्वेश्चन में आई गिवन है हमें, ठीक है, आई डिवाइडेड बाय में। अब इसका एरिया, जितने एरिया से करंट पास हो रहा था, सोचो ये पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कुछ इस तरह से ही था। तो एरिया कितना था, बी रेडियस का जो सर्कल है वो घट रहा है ए रेडियस वाले से, मतलब पाई ए स्क्वायर में से पाई बी स्क्वायर घटा दिया, तो यही तो बन रहा है। तो ये कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमारा आई डैश कितना निकल के आया, पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, पाई यहाँ कॉमन ले लो, कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो आई डैश आई भी है यहाँ पे, इज इक्वल टू आई इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही निकल के आया। तो ये हमारा आई डैश निकल के आया, है ना।
आई डैश निकल गया यहाँ से, एक काम इजी हो गया। अब क्या होगा यहाँ से, क्या इस एम्पियरियन लूप पे क्या लगा दो, एम्पियरियन लॉ लगा दो, बी डॉट डी एल, और बी क्या है, बी इसके पैरेलली है इस डी एल के, तो ये बाहर आ जाएगी और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और बी क्या कांस्टेंट है, बी को बाहर ले आओ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अब आई डैश पास हो रहा है इस एरिया के अंदर से, ठीक है, तो इस एरिया से आई डैश हमें पता ही है कितना है, ये वाला आई सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अच्छा, अब ये डी एल कितना है यहाँ पे, 2 पाई आर, इसका पेरीमीटर सरकमफ्रेंस, ठीक है, तो कितना आएगा 2 पाई आर बी इंटू 2 पाई आर किसकी कितनी सी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू सी, है ना, डिवाइडेड बाई में 2 पाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ से देख लो मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, स्मॉल आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, सी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इन पे, मतलब करंट अगर हमें कांस्टेंट गिवन है तो ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर के अंदर क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, किसी पे वेरिएशन नहीं करेगा, ठीक है, तो वो आएगी सी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, कुछ इस तरह। एक प्रॉब्लम और देख लो ये वाली, इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारा जो पिछला केस था, हमारा पिछला केस ये था जिसके अंदर हमारा होल कुछ इस तरह से था, है ना, तो होल कुछ इस तरह से था जो सी डिस्टेंस से था। अब क्या हमने होल को कुछ इस तरह से बना दिया, वो जो होल जो टच कर रहा है इसके सेंटर से टच कर रहा है ना, तो होल की जो रेडियस है वो कितनी होगी, r/2 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये r है तो होल की रेडियस r, और होल का डायमीटर कितना है, r है, तो होल का अगर डायमीटर r होगा तो ये पूछा हाफ ऑफ कवर करेगा ना, तो कुछ इसको अगर साइड व्यू देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। तो आपको इस सेंटर सी के ऊपर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी एट सी क्या आएगा, ठीक है, तो आप ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, या तो आप पिछले प्रॉब्लम के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते थे, तो मैं बोलता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करो, आप इसको फिर से दोबारा जो प्रोसेस मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किए थे वो फॉलो करके आप इस पॉइंट सी पे निकालो, और फिर वैल्यू पुट करके वहाँ से मैच करने की कोशिश करो कि वो सही आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो एप्लीकेशन नंबर 4 देख लेते हैं, किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। तो 10th क्लास में आपने सोलेनॉइड तो देखा ही होगा, सोलेनॉइड का मतलब काफ़ी सारे रिंग्स या वायर्स को हम क्या करेंगे, इस तरह से वाउंड करेंगे और कुछ इस तरह से हमारी शेप बन जाएगी। तो अगर एक बड़ा सोलेनॉइड होगा तो उसके अगर हम देखेंगे कैसा भी सोलेनॉइड होगा तो उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो यूनिफॉर्म होगी, है ना। तो इन्फाइनाइट सोलेनॉइड देंगे तो उसके केस में क्या होगा, ये टोटल ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है, मतलब इन्फाइनाइट का मतलब लॉन्ग ही हो गया, लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस तरह से होगी। और देखोगे ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। बार मैग्नेट कैसा होता है, जैसे नॉर्थ साउथ होता है ना, तो बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, कुछ इस तरह से होती है ना। अब क्या होता है, अगर हम जो बार मैग्नेट है, ठीक है, उसकी काफ़ी ज़्यादा लेंथ बढ़ा दें, ठीक है, तो ये देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस एरिया के अंदर जो बार के ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगी, है ना, और सेंटर के अंदर क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि सेंटर के अंदर यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही बनाई है मैंने, है ना। अब इसका अगर जूम व्यू देखें, जैसे अगर करंट मैंने आई पास करा है इसमें से इस तरह से, तो आई करंट अगर इस कोई भी पार्ट का अगर हम जूम व्यू देखें, ठीक है, बड़ा करके देखें, तो हमें देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रहा है, और यहाँ पार्ट क्या हो रहा है, करंट अंदर की जा रहा है। तो बाहर वाले पॉइंट को मैंने इस तरह से डॉट शो किया है, और अंदर वाले पॉइंट को मैंने क्रॉस से शो किया है, तो पता आपको, तो करंट कुछ इस तरह से आ रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है। तो हर जितना भी जो ये क्या है, हर लूप है, हर लूप से क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, और वो नेट क्या हो, एडिशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ इस तरह ही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ एम्पेरियन लूप कैसे लगाएं, यहाँ एम्पेरियन लूप लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप ओनली इस वाले पोर्शन की, क्योंकि ये तो कंप्लीट सोलेनॉइड है पूरा, अब हाफ सोलेनॉइड की बात करो, ऊपर वाला हिस्से की बात करो, तो अगर हम उसको ध्यान से देखें, कुछ करंट इस तरह से है ना, कंटिन्यूस है, करंट कितने सारे इसके अंदर बन सकते हैं, ठीक है, जहाँ से हम मान सकते हैं कि करंट वहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ एम्पियर लूप कैसे लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि इसके जस्ट अंदर की साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी पास हो रहा है। अब क्या है, एम्पियर लूप यहाँ ले लो आप, कुछ इस तरह से एम्पियर लूप ले लो, ठीक है, लेंथ एल का, ठीक है, और ये मान लो बी इसकी विड्थ है, ठीक है, तो एल और बी विड्थ का आपने एक एम्पियर लूप ले लिया, ठीक है। अब क्या है, सोलेनॉइड के अंदर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मान लो सोलेनॉइड के अंदर n टर्न्स हैं, n का मतलब यहाँ कुछ नंबर से है, 1 2 3 4 5 6 n टर्न्स हैं, और उस सोलेनॉइड की मान लो टोटल लेंथ कितनी है, हमारी l लेंथ है
है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको डिफाइन करते हैं स्मॉल एन से, इसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये क्वांटिटी फिक्स है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर, वो हमारे क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। तो मतलब जब अगर मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर का एक एरिया ले लिया, पार्ट ले लिया, उसमें मान लो 100 टर्न्स है, तो 1 सेंटीमीटर का कोई भी लेंथ ले लूँ मैं किसी भी इस सोलेनोइड के अंदर, वहाँ 100 टर्न्स ही मिलेंगे मेरे को। समझ में आ रहा है, मतलब टर्न्स की जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी, मतलब एक पर्टिकुलर सेम लेंथ के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, मतलब इसको डेंसिटी की तरह ही ट्रीट कर सकते हो आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोल देते हैं कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ एल, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या मिलेगा इस चीज़ को यूज़ करने का, कि अगर मान लो हमें बी लेंथ, स्मॉल बी लेंथ के अंदर हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, तो उसकी मान लो स्मॉल नंबर ऑफ बी के अंदर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन डैश है ना। तो कैसे निकालोगे, क्योंकि नंबर स्मॉल एन तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो ये इसको क्या बोल सकते हो, स्मॉल एन निकालना हो यहाँ से कितना निकालोगे, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन डैश डिवाइडेड बाय में बी, तो एन डैश अपॉन बी को इसके इक्वल करवा दोगे कैपिटल एन बाई एल के, तो वहाँ से हमारा एन डैश निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ फ़ायदा है हमारे लिए, क्योंकि ये वाली चीज़ तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जिसको स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं, तो हमेशा ही एक सोलेनोइड के लिए कांस्टेंट रहेगी। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पर यूनिट टोटल लेंथ, उससे हम ये डिफाइन करते हैं। तो हमें बी लेंथ के लिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश हैं तो वो निकाल सकते हैं कि एन डैश कितना होगा हमारे लिए, तो उसको कर देंगे हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, एन डैश अपॉन बी, और एन डैश अपॉन बी को कैपिटल एन बाई एल के इक्वल करवा दो और वहाँ से एन डैश निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट अपने को एम्पीरियल लूप में लगाना पड़ेगा, देखेंगे किस तरह से लगाना पड़ेगा। तो ये एम्पीरियल लूप है, एम्पीरियल लूप का हमें पहली बात तो क्या निकालना है, टोटल नेट करंट आई निकालना पड़ेगा इसके अंदर से, कि कितना करंट आई पास हो रहा है, क्योंकि अब सब करंट क्या है, बाहर की साइड आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, अगर मैं टोटल एम्पीरियल लूप ले लेता तो नेट करंट उसमें से कितना आता, 0 आता, और मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल ही नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, इस लूप से देखा, ठीक है, जो ये वाला लूप लिया मैंने, ठीक है, तो इस लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो आई करंट मान लो इसमें से आई पास हो रहा है, इसमें आई पास हो रहा है, इसमें आई पास हो रहा है, इसमें आई पास हो रहा है, तो कितना पास हो रहा है, इसमें जितने इस लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, है ना, इनटू दैट करंट आई, ये आई हो रहा है, आई हो रहा है, आई हो रहा है, आई हो रहा है, तो कितना टाइम्स आई हो रहा है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उतने टाइप्स आई हो रहा है, तो ये हमारा आई टोटल आया, समझ आया। तो आई टोटल आएगा नंबर एक वायर से करंट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला लिखेंगे हम कितना लिखेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट, है ना, टाइम्स टोटल करंट आई इंटू कैपिटल एन आया। अब बी डॉट डी एल निकालना है, बी डॉट डी एल इस एरिया, इस एरिया, इस एरिया और इस एरिया, मतलब चारों पार्ट्स के लिए निकालना है। तो एक चीज़ देख रहे हो, इस वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको जैसे ए बी सी डी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो सी डी वाले पार्ट के अंदर तो बी डॉट डी एल तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर वाले मैंने बोला था इस सोलेनोइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा, तो इस केस में तो बी जीरो है, तो इस केस के लिए तो बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा। बचा ये तीन वाले पार्ट, अच्छा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो, इसके अंदर डी एल लेंथ तो ये वाला है और बी इस साइड है, यहाँ पे डी एल ये है, डी एल ये है और बी ये है, तो डी एल और बी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, डी एल ये है और बी ये है, यहाँ पे डी एल ये है और बी ये है ना, तो दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगेन बी डॉट डी एल, मतलब बी डी एल इंटू कोस 90, कोस 90 जीरो, तो ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन और ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, देख भी रहो, लिख भी देता हूँ, इसको कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल इंटू कोस 90, है ना, यहाँ पे भी बी डॉट डी एल इंटू कोस 90, तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। बचा कौन सा पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट, ए बी का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो ये ए वाली बी वाला पार्ट ही आएगा, बाकी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कौन कौन से पार्ट, बी सी वाला पार्ट, सी डी वाला पार्ट, नहीं ए डी वाला पार्ट, तीनों जीरो हो जाएंगे, है ना। तो ए बी वाला पार्ट ही कंसिडर करेंगे। तो ए बी के अंदर बी डॉट डी एल कितना आएगा, बी तो हमें पता ही है, बी और डी एल सेम लेंथ के अंदर है, ठीक है, और कितना एंगल बना रहे हैं, जीरो एंगल बना रहे हैं, तो बी डॉट डी एल कितना आएगा, वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, बी डी एल कोस जीरो 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन म्यू नोट आई इंटू कैपिटल एन। अच्छा टोटल में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बी बाहर लगाए, और लेंथ एल है तो एल को इंटीग्रेट करेंगे तो कितनी आएगी, लेंथ एल ही आ जाएगी, कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई एन, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एल यहाँ पे आया, ठीक है। अच्छा तो अब देखेंगे कि यहाँ से कितना आएगा हमारा बी निकल के आया, म्यू नोट आई टोटल एन डिवाइडेड बाय में लेंथ एल। तो कैपिटल एन अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं कि इस एरिया में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इस एरिया का जितना लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसी को तो स्मॉल एन बोला है हमने, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो मतलब इस एरिया के अंदर मान लो एन डैश टर्न्स थे, तभी तो हमारा ये आई टोटल आई इंटू आई एन डैश आया था, है ना।
अगर टोटल सोलेनोइड में n टर्न्स हैं और इस एरिया के अंदर हमारे n डैश टर्न्स हैं, तो टोटल करंट कितना है, I इंटू एन डैश, एन डैश मान लो इसको, चलो है ना, एन डैश, तो एन डैश आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस एरिया के अंदर डिवाइडेड बाय में इसकी जो टोटल लेंथ है इसकी टोटल, तो कितना आ जाएगा, वो n तो वही यही आएगा जो मैंने यहाँ से कंसेप्ट बताया था, स्मॉल n, तो इसको स्मॉल n लिख सकते हैं। तो b कितना आएगा, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल n। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, अब डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि एक सोलेनोइड के लिए फिक्स रहती है हमेशा ही। ठीक है, तो हमारा b कितना निकल के आएगा, म्यू नॉट आई इंटू एन, जो हमेशा ही एक सोलेनोइड के लिए फिक्स रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वो है वो हमेशा ही फिक्स रहेगी इसकी। ठीक है, तो सोलेनोइड के लिए हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी, करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। बाकी नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने फिक्स रख ली, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फिक्स रख दी है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैंने एक सोलेनोइड ये बनाया और एक सोलेनोइड मैंने कुछ इस तरह से बना लिया, दोनों से करंट आई ही पास कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों से करंट आई पास, बोलो किस में से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड B2 है मान लो, इसमें से B1 है, तो किस में ज़्यादा होगी, B2 ग्रेटर देन B1 होगी। क्यों होगी, दोनों से करंट आई पास हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। भले ही मान लो इसके अंदर 5 मान लो 10 टर्न्स है और इसमें भी 10 टर्न्स हैं, हमें टर्न्स नहीं देखने, टर्न्स पर यूनिट लेंथ देखना है, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, एक सेम लेंथ के अंदर कितने टर्न्स है, इसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है इससे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हमने ये क्या किया था, इन जनरल इन्फाइनाइट सिलेंडर की बात की थी, मतलब एक लॉन्ग सिलेंडर की बात करी थी। अगर हम क्या करें, सिलेंडर को क्या कर दें, जो ये सोलेनोइड है इसको क्या करें हम, सोलेनोइड को क्या कर दें, एक पर्टिकुलर लेंथ का कर दें। ठीक है, एक मतलब लेंथ उसके अंदर डिफाइन हो जाए कि यही इसकी टोटल लेंथ है, तो हम देखेंगे कि उसके सेंटर पे और जो उसकी एंड पॉइंट्स हैं उन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उनका एक रिलेशन आएगा, वही चेक करना है हमें। अब हम क्या देख रहे हैं, फाइनाइट सोलेनोइड देख रहे हैं ना, फाइनाइट की बात कर रहे हैं कि लेंथ हम पर्टिकुलर लेंथ के अंदर। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं इसका कि जो हमारा सोलेनोइड होगा अगर एल लेंथ का है, ठीक है, तो सेंटर से मान लो जो सोलेनोइड के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ये वाला एंड पॉइंट है और ये वाला एंड पॉइंट है, तो इसलिए फाइनाइट बोला हमने। तो अगर ये एंड पॉइंट यहाँ से θ2 एंगल बना रहा है और यहाँ से θ1 एंगल बना रहा है सोलेनोइड की एक्सिस से, देख रहे हो, ये θ2 और ये θ1 है ना, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई जो हमने निकाला था लॉन्ग इन्फाइनाइट सोलेनोइड के लिए, उसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाई कर देना, cos θ1 प्लस cos θ2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जनरलाइज करके देख लो, जैसे केस वन ले लेते हैं हम इन्फाइनाइट सिलेंडर के लिए। ठीक है, जो हमने देखा था, जो म्यू नॉट एन आई आया था, चेक करो म्यू नॉट एन आई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बी इन्फाइनाइट सिलेंडर के लिए कितना होगा, इन्फाइनाइट सिलेंडर के लिए देख रहे हो, अगर इन्फाइनाइट सिलेंडर हो जाएगा तो θ2 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर हो जाएगा पॉइंट, तो θ2 धीरे धीरे घट जाएगा क्योंकि एंड पॉइंट भी दूर हो जाएगा। तो θ2 और θ1 कितना, 0 को टेंड करेगा, θ1 θ2 0 को टेंड करेंगे। तो अगर 0 को टेंड करेंगे तो cos 0 1 तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 1। तो बी यहाँ से क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट एन आई, जो ये हमारा पिछला केस निकल के आया था। सेम केस 2, ये क्या है, इन्फाइनाइट सिलेंडर है, इन्फाइनाइट। ठीक है, दूसरे केस में क्या करेंगे, बी एट मतलब एक एंड की बात करें, एक इन्फाइनाइट सिलेंडर है लेकिन उसका एक एंड फिक्स है, लेकिन दूसरी साइड से वो इन्फाइनाइट है। ठीक है, मतलब इस एंड को आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, अच्छा इस एंड को अगर हमने फिक्स कर दिया, मतलब इस पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ ले आया, है ना, इसका मतलब तो यही हुआ, जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, इस साइड मैंने सिलेंडर को क्या कर दिया, इन्फाइनाइट कर दिया, तो ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। अच्छा इस एंड पॉइंट के ऊपर, मतलब जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, अब इस एंड पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट मतलब मेरे को एंड पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं एंड पॉइंट पे इसको लेके जाऊंगा तो cos θ2 कितना हो जाएगा, क्योंकि इस साइड तो इन्फिनिटी है, तो cos θ2 तो मेरा सेम ही रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि इस साइड तो इन्फिनिटी है। लेकिन अगर इस पॉइंट को उठा के मैं एंड पॉइंट पे ले आया तो θ1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो एक इन्फाइनाइट जो सोलेनोइड होगा उसका एंड पॉइंट, तो इसमें ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो 90 यहाँ पुट करोगे, एक में 0 पुट करोगे, तो एक टर्म तो हो जाएगी 1 और एक हो जाएगी 0, तो 1/2 आएगा। तो बी यहाँ से कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंड ऑफ सोलेनोइड क्या आएगा, हाफ होगा देन कंपेयर उसके सेंटर के, है ना, इन्फाइनाइट सिलेंडर के जो सेंटर होगा उस पर तो म्यू नॉट एन आई होगा, लेकिन उसके एंड पे कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा, है ना। इसका मतलब जो हम अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें इन जनरल, ठीक है, तो अगर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा।
ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये किस तरह से। अगर मान लो मेरा सोलेनोइड का जो लेंथ है वो मेरा इतना ही है बस, ठीक है, बस यहाँ कोई सोलेनोइड की लेंथ नहीं है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो एंड वाला पॉइंट ये है और ये है, तो एंड वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो जो सेंटर वाला पॉइंट है उस पर मान लो अगर ये आ रही है तो एंड पे ये आएगी। मतलब अगर सेंटर पे हमारी बी आ रही है तो हमारी एंड पॉइंट्स पे कितनी आएगी, b/2 आएगी। अगर बी नोट बोल दो तो इसको b0/2 आएगी, ठीक है। और बी नोट की वैल्यू कितनी है, म्यू एन आई, है ना, तो यहाँ कितनी आएगी, म्यू नोट एन आई/2। सेंटर में क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और एंड पॉइंट्स पे हाफ हो जाएगी, और सेंटर में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। और उसके बाद क्या होगी, उसके सेंटर के सोलेनोइड के बाहर तो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ करती रहेगी, डिके करती रहेगी, ठीक है। तो ये होगी सोलेनोइड का ग्राफ, इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है। ये तो हमने आइडियल केस लिया है, लेकिन अगर हम रियल केस देखें, ठीक है, तो रियल केस में कुछ ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, ठीक है। हमने तो म्यू नॉट एन आई कॉन्स्टेंट बोल दिया, लेकिन जो अगर हम रियल सोलेनोइड बोले रियल लाइफ में, अगर हम वेरिएशन देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कर्व होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो ये वाला पार्ट ही देखना है, हम स्ट्रेट लाइन ही, अगर हमसे पूछा तो हम स्ट्रेट लाइन ही बताएंगे आइडियल के केस में, ठीक है। कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं दिखाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 टोरॉइड के लिए। तो टोरॉइड क्या है, सोलेनोइड जो था हमारा इन्फानाइट, उसी को हमने क्या किया, बेंड करके एक सर्कुलर फॉर्म दे दिया। जो सोलेनोइड था इन्फानाइट, उसको बेंड करके एक सर्कुलर फॉर्म दे दिया आर रेडियस का, ठीक है। जो आर रेडियस, कैपिटल आर बोल दो इसको, कैपिटल आर रेडियस का सर्कुलर फॉर्म दे दिया, ठीक है। तो जैसे सर्कुलर फॉर्म देगा तो इनसाइड वाला रेडियस को मैंने ए बोल दिया और बाहर वाले को बी बोल दिया, है ना। तो अगर मान लो इस जो ये वाला सर्कल बना है इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि ए प्लस आर है स्मॉल आर, उसको कैपिटल आर के इक्वल कर सकते हो, है ना। या फिर ये बोल सकते हो स्मॉल बी माइनस आर को आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल आर बोल सकते हो, ठीक है। ये तो जनरल इसके डायमेंशंस बता दिए मैंने, इस तरह से डायमेंशन सेट टोरॉइड के। करंट की बात करो, अगर करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है इसमें, तो अगर आप देखो उसी तरह से करंट जो मैंने सोलेनोइड में बनाया था, तो करंट का जो वेरिएशन होगा, तो ये जो क्रॉस वाले दिख रहे हैं इसका मतलब जो करंट है उसके इनसाइड जा रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है हमारा, ठीक है। कुछ इस तरह से शो कर देता हूँ, ठीक है, बाकी आप देख लेना कुछ इस तरह से। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक जो सोलेनोइड की बात की थी उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था। अब बेंड कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, खुद बेंड हो जाएगा इसके, क्योंकि अगर इसको धीरे धीरे बेंड करने की कोशिश करो, अगर मान लो इस तरह से अगर कर दिया मैंने, इतना कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो अगर पूरा बेंड कर दिया तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म ले लेगा, है ना। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके सेंटर में और सर्कुलर फॉर्म ले लेगा कुछ इस तरह से, है ना। कुछ इस तरह से फॉर्म ले लेगा, सर्कुलर फॉर्म इस डायरेक्शन के अंदर लेगा, ठीक है। मतलब करंट पे डिपेंड करेगा वो कौन सी डायरेक्शन लेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ये वाली है, ठीक है, हमने ये वाली करंट की डायरेक्शन ली है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये आएगा। तो अगर हम इस लूप की बात करें, अगर ये वाला लूप इस तरह से है, ठीक है, तो इस पर लगाएंगे अगर हम राइट हैंड रूल, अगर इस तरह से हमारा करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो टोटल अगर हम सम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा नेट इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर हम इस लूप के अंदर, ठीक है, तो इसको अगर हम एम्पेरियन लूप लें, क्योंकि हमें यही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसी के ऊपर जस्ट हमने क्या लिया, एम्पेरियन लूप ले लिया। तो ब्लू कलर के अंदर हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो हमने लिया था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एम्पेरियन लूप ले लेंगे। जस्ट इसी के ऊपर क्या लिया, एम्पेरियन लूप ले लिया, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, एम्पेरियन लूप, ठीक है। तो एम्पेरियन लूप की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, तो अब देखेंगे इस एम्पेरियन लूप से करंट कितना पास हो रहा है, क्योंकि इस एम्पेरियन लूप में ये वाले पोर्शंस तो आ नहीं रहे, क्रॉस वाले, ओनली इनसाइड वाले ही आ रहे हैं। तो इसमें से अगर मान लो आई करंट पास हो रहा है, ठीक है, अगर एक वायर के अंदर से आई करंट पास हो रहा है तो हर किसी का आई क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड होगा, है ना। तो आई नेट कितना हो जाएगा, इसके अंदर आई नेट हो जाएगा, एक वायर से करंट आई था तो हमें कितने वायर हैं यहाँ पे, जो कितने लूप्स हैं हमारे, उतना टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो आई इंटू कैपिटल एन हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर एन टर्न्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एन टर्न्स हैं तो इसके अंदर आई इंटू एन हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो आई नेट हो गया आई इंटू एन आ गया। अब क्या लगाएंगे, इसमें एम्पियर लो लगाएंगे, कितना आएगा, बी डॉट डी एल। तो बी डॉट डी एल लगाएंगे क्योंकि इस लूप के अलोंग बी कितना है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और डी एल कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, तो बी वेक्टर कट जाएगा यहाँ से और बी बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा, बी डी एल। और डी एल कितना है, ये 2 पाई आर,
बी इंटू टू पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल एन। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आया है ना, सॉरी यहाँ पे म्यू नोट भी आएगा, म्यू नोट टाइम्स आई है ना, म्यू नोट, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स आई, तो आई ये है तो म्यू नोट टाइम्स आएगा, तो कितना आएगा बी यहाँ से, म्यू नोट आई इंटू एन डिवाइडेड बाई में टू पाई आर, है ना। तो ये फॉर्मूला है किसका, टोरॉइड का। हमें टोरॉइड में रेडियस गिवन होता है, टोरॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, वैल्यू गिवन। कई बार क्या होता है टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन हो जाता है, हमें क्या गिवन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है बताओ मेरे को, इस टोरॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी इस टोरॉइड की केस के अंदर, सोचो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस टोरॉइड के अंदर क्या हो जाएगी, इस टोरॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कितने टर्न्स हैं हमारे, एन टर्न्स हैं, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय में लेंथ कितनी होगी। कोई सोच रहा होगा ये वाली रेडियस को एन एल बोल दो, नहीं, इसके अंदर क्या है, जितने वायर्स हैं हमारे उनकी लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे कितने वायर्स थे इसके अंदर टोटल, ठीक है, तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो वायर्स थे इसके अंदर जो टर्न्स थे वो एन टर्न्स हैं, इनटू उनकी लेंथ कितनी है हमारे पास, एक कितनी है, टू पाई स्मॉल आर, टू पाई इंटू स्मॉल आर, टू पाई इंटू स्मॉल आर, तो एन से एन कैंसिल, तो कैपिटल एन कितना हो जाएगा, 1/2 पाई स्मॉल आर। इस फॉर्मूले को इससे में यूज़ करना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हमें गिवन हो तो हमें, तो जनरली क्वेश्चंस में ये गिवन नहीं होता, हमें यही पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक है, कैपिटल एन गिवन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होता है और आर गिवन होता है हमें, तो हम निकाल सकते हैं। बाकी अगर हमें स्मॉल आर का एक्सप्रेशंस ए इनके साथ रिलेशंस हमें पता है, ठीक है, ए और बी पता है, तो कैपिटल आर के साथ रिलेशंस देख सकते हैं। ठीक है, तभी भी डील कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से। ठीक है, कई बार क्या होता है हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट उसका क्या दे देते हैं, हमें सरकमफ्रेंस दे देते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, जिसको हम एन डैश बोल देते हैं, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस कितना है इसका, 2 पाई आर। अब इसको n/2 पाई आर को एन डैश से रिप्लेस कर सकते हो आप। अब लेकिन ये एन डैश क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ टोरॉइड है, या इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ टोरॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड बोल सकते हो, ना कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर ये होगा। ठीक है, तो जनरली आप यही फॉर्मूला याद करो बस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जो टोरॉइड वाला पार्ट है, सोलेनोइड वाला पार्ट है, उनके जो फॉर्मूला है उन्हीं की बेसिस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। जैसे कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे क्योंकि अपना टोरॉइड वाला फॉर्मूला था उसमें म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन था, है ना, तो उसमें क्या होता है हमें स्मॉल एन नहीं दे होता, केवल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए होते हैं, टोटल नंबर और लेंथ भी गिवन होती है, वहाँ से स्मॉल एन निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक पांचों एप्लीकेशंस में एक चीज़ कॉमन है कि हमारा जो बी आया था उसमें म्यू नोट टाइम समथिंग आया था। और हम क्यों म्यू नोट ले रहे थे, यहाँ पे वैक्यूम था, क्योंकि हम जो इसमें एम्पियर्स लॉ में भी दे रहे थे फॉर्मूला के अंदर, B.dl इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स समथिंग दे रहे थे, म्यू नोट टाइम्स आई दे रहे थे। म्यू नोट यूज़ किया क्योंकि हम वैक्यूम की बात कर रहे थे। कई बार क्या होता है स्पेस के अंदर मीडियम ले आता है, तो मीडियम ले आएगा तो कुछ नहीं करना, आप म्यू नोट को किससे रिप्लेस कर दोगे, म्यू नोट इंटू म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब उसको, मतलब रिलेटिव आपको परमेबिलिटी गिवन होगी। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, जितने फॉर्मूलाज हैं उसमें म्यू नोट के साथ म्यू आर से एक मल्टीप्लाई कर देना अगर आपको रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है। ठीक है, या तो ये कर दो, या फिर क्या होता है अगर आपको क्या है रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं दे रखी, आपको मीडियम की ही परमेबिलिटी दे दी, रिलेटिव नहीं दे रखी, ओनली मीडियम की परमेबिलिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो फिर आपको म्यू नोट को म्यू से ही रिप्लेस करना पड़ेगा। म्यू क्या होता है, म्यू नोट इंटू म्यू आर को ही म्यू बोलते हैं, मतलब इसी को म्यू बोलते हैं। तो B.dl म्यू इंटू आई हो जाएगा, म्यू नोट नहीं आएगा क्योंकि वैक्यूम की बात नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो म्यू नोट इंटू म्यू आर को ही हम म्यू बोलते हैं, रिलेटिव यू म्यू एम बोल दो चाहिए उसको, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं, ओनली परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो अगर वो आपको रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखा है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला जो भी रहेगा उसके साथ में म्यू नोट के साथ में म्यू आर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आया यहाँ पे म्यू आर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ म्यू आर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा, जितने एप्लीकेशन थे उनमें सब में म्यू आर मल्टीप्लाई कर दो अगर रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं गिवन, ओनली परमेबिलिटी ऑफ मीडियम गिवन है, तो क्या करो, म्यू नोट को ही आप म्यू एम से रिप्लेस कर दो।
तो बात तो वही है, म्यू नोट को अगर म्यू एम से रिप्लेस कर दो या फिर म्यू नोट इंटू म्यू आर को म्यू एम से रिप्लेस कर दो, एक ही बात है। अब हम लॉन्ग कंडक्टिंग शीट की बात करते हैं, अगर करंट उसमें से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको हम जो सोलेनोइड वाला कंसेप्ट है उसी से कर लेंगे, वैसे एम्पीरियन लूप लगा के, ठीक है। तो मैंने उसको एप्लीकेशन नंबर 6 बना दिया है, खैर, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है सोलेनोइड वाला ही जो सोलेनोइड के अंदर अपने यूज़ किया था, ठीक है। बस इसको आप एप्लीकेशन भी मान लो या इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में मान लो, ठीक है, बात एक ही है। अब क्या है कि अगर हमारे पास इन्फानाइट शीट है, इन्फानाइट शीट जैसे मतलब कुछ मैंने इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से बताया कि इसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो मान लो उसका साइड व्यू कुछ इस तरह से इन्फानाइट शीट है, या इस साइड इन्फानाइट की तरफ फैली हुई है, ठीक है, तो इन्फानाइट शीट है, ठीक है। तो करंट उसमें से कुछ इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो अपर व्यू देखा तो कुछ इस तरह से दिखा हमें, है ना। तो इन्फानाइट शीट के अंदर आपको जो करंट गिवन नहीं होगा, आपको एक टर्म गिवन होगी लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है करंट पर यूनिट लेंथ, उसकी करंट पर यूनिट लेंथ गिवन होगी आपको, ठीक है। तो उसमें से जितना करंट पास होगा उसमें से पर यूनिट लेंथ कर देंगे। तो मान लो इस कंडक्टिंग शीट की कैपिटल एल लेंथ है ना। अगर कैपिटल एल लेंथ है इस शीट की और इस शीट में से टोटल करंट आई पास हो रहा है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, टोटल आई अपॉन टोटल एल, यही हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं बी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर हम हर करंट को एक अलग वायर की तरह एज्यूम करें, तो इसमें से देखेंगे राइट हैंड रूल लगाएंगे तो देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अब अपर क्योंकि इन्फानाइट है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से होगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड में, और यहाँ कैसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, ठीक है। दोबारा यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ मैं कि किस तरह से होगा, यहाँ समझ आ जाएगा आपको। ये इन्फानाइट है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सब में ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ऐसे 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 है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला, तो ये वाले पार्ट तो कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, है ना। ओनली क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, सोच रहे हो। तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ, अगर इसमें से करंट आई इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लैम्डा भी बोल देते हैं, लैम्डा करंट पर यूनिट लेंथ, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ इस तरह से आएगा, मतलब इस सरफेस के पैरेलल। अगर हम साइड व्यू से देखें तो इसके अंदर जो करंट इसे आएगा, और बैक साइड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसकी बैक साइड है और इधर मैग्नेटिक फील्ड बी है, और वो कांस्टेंट ही आएगा, इसको बी बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब हमने जो सोलेनोइड के अंदर लगाया था वही कॉन्सेप्ट लगा दो अपने, थोड़ा सा चेंज किया आएगा। जो मैंने एम्पेरियन लूप है कुछ इस तरह से ले लो हमारा एम्पेरियन लूप, ठीक है। तो जो सोलेनोइड में देखा था ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बी और एल के साथ में जीरो पार्ट बना रहा है। लेकिन सोलेनोइड में जो ये वाला पार्ट था उसमें बी जीरो था, लेकिन यहाँ बी कुछ है और यहाँ भी बी है, सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, अगर इसकी लेंथ एल है, इसकी विड्थ बी है, तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, बी इंटू एल। सिमिलरली इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, बी इंटू एल, मतलब बी डॉट डी एल निकाला जब, है ना, इन दोनों के बीच के एंगल जीरो है, ठीक है। इस हिसाब से बी एल आए और इसका बी एल आएगा, इज इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट टाइम्स करंट, इस एम्पियर लूप के अंदर करंट कितना एनक्लोज हो रहा है, तो एनक्लोज कितना करंट हो रहा है तो वो निकाल लो। अगर मान लो इसके अंदर से आई डैश करंट एनक्लोज हो रहा है, तो आई डैश पर यूनिट लेंथ स्मॉल एल, इसी को तो हमने क्या बोला है, लैम्डा बोला है ना, इसी को लैम्डा बोला है हमने। तो लैम्डा हमें गिवन है, कांस्टेंट है, तो आई डैश कितना आया, लैम्डा इंटू एल, यही आया। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा आई डैश, म्यू नोट इंटू आई डैश, जो आई इनक्लोज है, कितना है, म्यू डैश इंटू लैम्डा इंटू एल, है ना। तो यहाँ कितना आएगा, 2BL, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा ना, 2 इधर है, तो म्यू नोट लैम्डा अपॉन 2, ये फॉर्मूला याद ही कर लो, म्यू नोट लैम्डा इंटू 2। तो दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, दोनों का वैल्यू कितना होगा, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका वैल्यू होगा म्यू नोट लैम्डा बाई 2 और इसका वैल्यू होगा म्यू नोट लैम्डा बाई 2। मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, करंट पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। तो उसको एप्लीकेशन की फॉर्म में देख लो या क्वेश्चन की फॉर्म में देख लो, क्वेश्चन में पूछ लेता है इन्फाइनाइट शीट के कि दोनों साइड जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक साइड भी बोल दो कि वो कितना आएगा, म्यू नोट इंटू लैम्डा बाई 2। डायरेक्शन आप बता ही सकते हो, अगर मान लो डायरेक्शन मैं कुछ इस तरह से कर देता, इसकी शीट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से कर देता, मतलब अब करंट में कर देता इस तरह से कर देता, तो क्या आता, तो फिर आप ये वाला रूल लगाते तो क्या आता, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता, चेंज हो जाता मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो मैग्नीट्यूड रहता है वो सेम ही रहता है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी देख लेंगे, काफ़ी ईजी है। तो अगर हमें एक शीट का तो पता लग गया, ठीक है, डायरेक्शन भी पता है। अब 2 शीट हमें कुछ इस तरह से गिवन है, इन्फाइनाइट शीट, ठीक है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग हमें लैम्डा दे रखा है, ठीक है,
करंट पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है। तो अगर मैं इसका साइड व्यू देखूँ तो कुछ इस तरह से इनफाइनाइट शीट है, तो ये इनफाइनाइट शीट है देखना, ठीक है। और इससे एक करंट ऊपर की साइड में, एक करंट नीचे की साइड है। इस केस में दोनों में करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन इसमें लैम्डा सेम है, लेकिन लैम्डा अलग अलग है। तो सबके केसेस के अंदर हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या होगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में राइट हैंड रूल लगाओगे, ठीक है। तो राइट हैंड रूल लगाओगे तो देख रहे हो कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो हर किसी पे लगाओगे तो देखो डायरेक्शन क्या आ रही है, यहाँ से ऊपर की साइड और यहाँ से नीचे की साइड, है ना, यही आ रही है। तो यहाँ इसके कारण ऊपर आ रहा है और इसके कारण क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। सिमिलरली इसके केस में देखोगे, इसके केस में नीचे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ऊपर आएगा और यहाँ क्या आएगा, नीचे आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लो, कितना आएगा। इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, म्यू नॉट लैम्डा बाई टू। यहाँ भी म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, यहाँ भी म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, यहाँ भी म्यू नॉट लैम्डा बाई टू। तो इस एरिया में कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये इस एरिया में हो जाएगा म्यू नॉट इंटू लैम्डा, और इस एरिया में कितना हो जाएगा म्यू नॉट इंटू लैम्डा बाई टू। तो इस एरिया में नेट ये हो जाएगा, इस एरिया में ये आ जाएगा, इस एरिया में नीचे ही आएगा म्यू नॉट लैम्डा बाई टू। आ गया समझ में। ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ भी बना लो। ग्राफ कैसे बनेगा, इसको अगर रफ कर दें, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें इसका तीनों प्लेट का कोरस्पॉन्डिंग, तो कैसा बनेगा देखो, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई डी डिस्टेंस उस प्लेट से, ठीक है, और ये हमारी हो गई दोनों प्लेट्स, और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसके केस में क्या होगा, दुगना होगा इन दोनों से, इसके केस में ये होगा और इसके केस में ये होगा, है ना। ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक है। इस केस में वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट इंटू लैम्डा, इसमें म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, इसमें म्यू नॉट लैम्डा बाई टू। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट कुछ इस तरह से दे रखी हो तो सोचो, इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करो कैसा आएगा, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसमें अगर देखो राइट हैंड रूल लगाओ तो कैसा आएगा, इसमें इस साइड, इसमें इस साइड, सिमिलरली इसमें ऐसा, इसमें इस साइड, इसमें इस साइड। तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, म्यू नॉट लैम्डा बाई टू। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ आ जाएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ देखो तो कुछ इस तरह से, ठीक है, मतलब यहाँ तो जीरो आएगा और यहाँ कुछ वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ वैल्यूज़ क्या आएगी, म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, यहाँ म्यू नॉट लैम्डा बाई टू। यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड की बात की थी, है ना। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव देखो तो उस नेगेटिव की बात करोगे तो यहाँ नेगेटिव इस साइड यूज़ कर लेना। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो, मतलब अगर ग्राफ आपका इतना ही है तो आप ऐसे ही दिखा दो, लेकिन अगर आप नेगेटिव के अंदर है तो आप फिर नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अगर ग्राफ आपको इतना ही पूछा, हाफ पूछा तो ऐसा ही आएगा, लेकिन अगर आपको नेगेटिव में आया तो ये दोनों वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आ गया यहाँ पे, यहाँ नेट जीरो आएगा, यहाँ म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, यहाँ म्यू नॉट लैम्डा बाई टू आ गया। अच्छा, यहाँ देखो कितना आएगा, ठीक है, यहाँ कितना आएगा। अब देखो डायरेक्शन तो यही रहेगी। अब कुछ बच्चों ने इसको कैंसिल कर दिया होगा, कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे कितना आएगा, म्यू नॉट टू लैम्डा आएगा ना, टू लैम्डा बाई टू। तो यहाँ म्यू नॉट लैम्डा आएगा, सिमिलरली यहाँ म्यू नॉट लैम्डा, यहाँ म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, यहाँ म्यू नॉट लैम्डा बाई टू। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे, क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ये नीचे है, ये ऊपर है, ज़्यादा कौन सा है, ये वाला। तो नेट एडिशन कितना आएगा, यहाँ नीचे आएगा, है ना। तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, और यहाँ कितना है ऊपर, म्यू नॉट लैम्डा, और यहाँ कितना है, म्यू नॉट लैम्डा बाई टू नीचे की साइड। ग्राफ बनाना चाहो कैसा बनेगा, अगर मैं यहीं ग्राफ बना दूँ इसका, कैसा बनेगा, कुछ एक्सट्रीम पॉइंट है ऐसे। तो ये तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, इन दोनों से भी ज़्यादा वैल्यू है ना। इन दोनों केसेस में तो सेम आ रहा है नीचे की साइड में ना। तो इन दोनों केसेस में तो ये आ रहा, सेम आया, लेकिन इसका क्या आया, इससे दुगना आया, यहाँ आएगा। तो ग्राफ इसका चेंज हो गया, है ना। तो आज हमने एप्लीकेशंस कर ली हैं, इसकी 6 एप्लीकेशन की है टोटल, ठीक है। पहले हमने वायर के कोरस्पॉन्डिंग देखी, इनफाइनाइट वायर, फिर हमने होलो सिलेंडर, फिर हमने सॉलिड सिलेंडर, फिर हमने उसकी सोलिनॉइड की बात की, फ्लूरॉइड की बात की, फिर हमने इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स की बात की, ठीक है। तो इस पर जितने पॉसिबल्स न्यूमेरिकल्स थे वो भी कर लिए, ठीक है। तो आप एक बार जो पिछला लेक्चर है उसके जो इनफाइनाइट वायर और जो रिंग वाले प्रॉब्लम्स है, एक बार फिर से आप उनको ट्राई करो, ठीक है। तो सच के आपके जितने कंडक्टर्स वाले प्रॉब्लम है जिनसे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एटलीस्ट वो आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख भी रहे हो कि एम्पियर्स लॉ ने आपके जो कितने, अगर आप बायोट
की हेल्प से अगर ये सॉल्व करते सोलेनोइड ओरिजिन में तो काफ़ी आपको मुश्किल आती। तो एम्पियर्स लॉ से आपको देखो लूप ही लेना है, आपको लूप से नेट आपको करंट निकालना है, लूप के अंदर नेट करंट कितना आ रहा है तो म्यू नॉट आई नेट कर देना आपको बी डॉट डी एल। और बी डॉट डी एल आप देखोगे इंटीग्रेशन के अंदर काफ़ी टर्म्स तो उसके अंदर जीरो हो जाती है, क्योंकि अगर बी और डी एल आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। और सिमिट्री देखें बी और डी एल की, कई बार क्या होता है लूप के अंदर पूरा का पूरा क्या होता है 0 डिग्री बना रहा होता है, तो वो बी बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन भी हमारे लिए ईजी हो जाता है उसके अंदर, इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो एम्पियर लूप क्या, इसीलिए एम्पियर लूप जो एम्पिरियन लूप है वो उसका फ़ायदा है हमारे लिए। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो गोजियन सरफेस लेते हैं गोजला में, उसका फ़ायदा रहता है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, तो अब तक हमने फील्ड्स की बात कर ली, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, क्या हो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, हमें फील्ड जनरेट नहीं करनी। यहाँ हमने करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या की, फील्ड जनरेट की। वहाँ क्या होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, पहले ही मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगी, है ना। उनमें से हम क्या करेंगे, फिर वहाँ चार्जेस को लेके जाएंगे, मूविंग, पहले रेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे, फिर मूविंग चार्जेस को लेके जाएंगे, फिर देखेंगे कि रेस्ट चार्ज पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन मूविंग चार्जेस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, लोरेंस फोर्स बोलते हैं जिसको, तो मूविंग चार्जेस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सेम जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारे चार्जेस थे, ठीक है, उन पर टॉर्क लग रहा था, इस तरह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो वो फोर्सेस भी कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर चार्जेस के मोशन के कारण जो फोर्स लगेगा उनकी बात करेंगे। ठीक है।